फ्रेंड, आज हम 10th क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 2 संघवाद पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर की तरफ नजर दौड़ाएं, सत्ता की साझेदारी, कि वहां बेल्जियम ने कैसे अपने यहाँ की क्षेत्र विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया और केंद्रीय सरकार से कुछ शक्तियां लेकर प्रांतीय सरकार को दे दी। और हमने देखा कि बेल्जियम ने अपने यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जबकि श्रीलंका में अभी तक व्यवहारिक तौर से एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है और वहां केंद्र के पास सारी शक्ति है, जबकि वहां के तमिल नेता चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था आए। तो जो इस संघीय शासन व्यवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं उसे पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच में बटी होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। बच्चों, आमतौर पर बोला गया है 3 स्तर की भी हो सकती है, जैसे भारत में, बेल्जियम में। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को देखती है, और एक राज्य सरकार जो शासन के रोजमर्रा के कार्यों को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकार स्वतंत्र होकर अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य देखती है। तो हम कह सकते हैं कि संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन या साझा शासन की व्यवस्था होती है। तो ये है संघवाद। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था ठीक इसके उल्ट है। इसमें एक स्तर की सरकार होती है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर कार्य करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तो हमने देखा संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत है। अब हम संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का जिक्र करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। जैसे हमने बताया भारत में, बेल्जियम में, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये है। इसमें दोनों स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पे शासन करती है, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनेंगे वह भी हमें फॉलो करने होते हैं, और जो राज्य सरकार कानून बनाती है वह भी हमें फॉलो करने हैं। तो एक ही नागरिकों पर दोनों सरकारें शासन कर रही है। दोनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान में कोई भी मौलिक प्रावधान को कोई एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। इसमें दोनों स्तरों की सरकार की सहमति चाहिए होती है। अगर विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनती है तो यहाँ पर न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वह मानना पड़ता है दोनों स्तर की सरकारों को। विभिन्न स्तरों की सरकारों के राजस्व के स्रोत भी अलग अलग है। इस प्रकार हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना व उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय विभिन्नताओं को भी पूरा सम्मान देना संघीय व्यवस्था के उद्देश्य है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय व्यवस्था में अलग अलग किस्म का होता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। इसमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वह अपनी सुरक्षा व खुशहाली को भी बनाए रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को भी समान अधिकार दिए रहते हैं और कई बार वह केंद्र से ज्यादा ताकतवर होती है, जबकि दूसरी तरह की जो संघीय व्यवस्था है उसमें बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इस तरह की शासन व्यवस्था में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है और सभी राज्यों को समान अधिकार दिए होते हैं, पर विशेष परिस्थिति में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी मिले होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भी दो तरीके से गठित होती है। एक, अब हम थोड़ा सा एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं का जिक्र करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सारी शक्ति केंद्रीय सरकार के पास केंद्रित होती है। सारे देश में एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका होती है और ये सब केंद्र के अंडर में कार्य करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। हालांकि शासन की सुविधा के लिए कुछ शक्तियां राज्यों को भी दी जाती, परंतु वह केंद्र द्वारा दी जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता पाई जाती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में जो पहले तरह की शासन व्यवस्था थी उसमें दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि हम अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहां के नागरिकों को कहते हैं जिस स्टेट में वह रहते हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता उन्हें लेनी पड़ती। इस तरह से उनके पास दोहरी नागरिकता होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान और फ्रांस में लिखित संविधान है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था। आगे का टॉपिक हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।